हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रे ऑप्टिक्स के 5वें वीडियो में। अभी तक हम लोग प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में भी हम लोग प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले 4 वीडियो आ चुका है जो हमारे चैनल पे मौजूद है। आप वीडियोस ज़रूर देखें। 4 वीडियोस देख के ये 5वां वीडियो देखें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। पूरा वीडियोस देखें। तो ये हमारा 5वां लेक्चर जो है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड मिरर। इंसिडेंट रे और मिरर का रोटेशन। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? इमेजेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर। 2 प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो चालू करते हैं। अब हम कॉपी और कलम निकाल कर तैयार हो जाइए। मोबाइल तो आपके हाथ में है, होगा ही, और कॉपी कलम निकाल लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड मिरर। तो मिरर का इंसिडेंट रे, प्लेन मिरर का रोटेशन और इंसिडेंट रे के रोटेशन से क्या क्या घटना घटता है वो सारा हम लोग देखेंगे अभी कुछ ही देर में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले देखेंगे इंसिडेंट रे का रोटेशन। इसके लिए बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जब भी हम प्लेन मिरर लेते हैं या कोई भी मिरर होता है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। बहुत ही कॉमन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको बताया भी गया है, हम भी बताया आपको वीडियो में। तो देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखना होगा। होता क्या है, जो देखिए होगा क्या है यहाँ पे, जो देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लेन मिरर है। ये जो प्लेन मिरर आप लिए हैं यहाँ पे, इस प्लेन मिरर में एक रे ऐसे आया। आपको पता है कि इसको शास्त्रों में इंसिडेंट रे कहा गया है ना। इस एंगल को हम आई कहते हैं, ठीक है। और इतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगा तो ये क्या होगा? एंगल आर। दिस वन इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। तो सबसे अच्छा दोनों को हम मान लेते हैं, पता है क्या? हम मान लेते हैं दोनों को फाई। ये भी फाई है और ये भी फाई है ना। आई आर हटाते हैं, मतलब बराबर मान लेते हैं, फाई फाई मान लेते हैं। ये भी फाई और ये भी फाई। ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। अब क्या कहेगा कि इंसिडेंट रे को रोटेट किए, रोटेट घुमाएंगे। ये आपका इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे को घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रोटेट करते हैं, 2 तरीके से रोटेट कर सकते हैं। एक क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो देखिए ब्लू मार्कर से हम बना रहे हैं, ये इनिशियली था। ब्लू मार्कर से जो बनाएंगे वो फाइनली रोटेट करने के बाद। तो हम क्या किए, इसको रोटेट किए इधर, है ना। ये आपका जो इस डायरेक्शन इधर घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट किए, कितना एंगल से? देखिए कितना एंगल से रोटेट किया हम? मान लीजिए कि थीटा एंगल से रोटेट किए। तो अब इंसिडेंट रे ये है, ये आफ्टर रोटेशन, रोटेट करने के बाद। ये कब है भाई? तो दिस इज आफ्टर रोटेशन, रोटेट करने के बाद। मिरर को फिक्स रखें आफ्टर रोटेशन, ये रोटेशन के बाद ऐसा है। ये अरे यार रोटेशन का स्पेलिंग हम भूल गया तो। आफ्टर रोटेशन, रोटेशन के बाद मिरर है आपका फिक्स। तो कहेगा कि अब रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा? तो रिफ्लेक्टेड रे तो ये फॉलो करेगा। तो देखिए इनिशियली क्या, ये दोनों एंगल बराबर, यानी नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है? थीटा, अब सॉरी फाई शुरुआत में। तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी फाई बना रहा था। लेकिन जब हम इसको इधर घुमाए थीटा डिग्री से, थीटा एंगल से घुमा दिए इसको, ये जो ऐसे था इसको हम थीटा एंगल से घुमा दिए, तो अब नॉर्मल से इसका दूरी क्या हो गया? तो अब नॉर्मल से ये वाला जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है? फाई प्लस थीटा, फाई प्लस थीटा रोटेशन के बाद। तो रिफ्लेक्टेड रे को भी ये पालन करना होगा कि वो नॉर्मल के साथ थीटा, फाई प्लस थीटा एंगल बनाए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो रिफ्लेक्टेड रे को भी ये पालन करना होगा कि जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल तो ये फिक्स है ना, मिरर को तो घुमा ही नहीं कि नॉर्मल बदल जाएगा। मिरर को जब घुमाएंगे अगले केस में तो नॉर्मल भी बदलेगा। तो नॉर्मल तो फिक्स है यहाँ पे। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि जब ये नॉर्मल से ये अभी घुमाने के बाद जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना रहा है? फाई प्लस थीटा।
तो रिफ्लेक्टेड रे भी फाई प्लस थीटा एंगल बनाएगा। तो अगर ये यहां से फाई एंगल बना रहा है तो फाई प्लस थीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर जाना पड़ेगा, उतना ही मात्रा से जाएगा क्योंकि नॉर्मल तो कॉमन है ना। तो ये क्या हो गया, आफ्टर रोटेशन, यानी रोटेट हम लोग इंसिडेंट रे को किए हैं और रिफ्लेक्टेड रे अब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये भी एंगल कितना बनने लगा, फाई प्लस थीटा, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वायलेट नहीं हुआ यहां पे। तो क्या कह रहे हैं आप, अब एक चीज देखिए, इसको हम थीटा डिग्री, देखिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखिएगा, मेरा जो मेरा ऑर्डर ऑफ रोटेशन है उसको देखिएगा। ये जो है आपका, ये हम कितना घुमाए, इसको घुमाए थीटा डिग्री, देखिए ये थीटा डिग्री हम घुमाए किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कैसे घुमाए, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज, यानी इंसिडेंट रे को हम क्या किए, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे को हम घुमाए हैं थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इंसिडेंट रे को हम क्या घुमाए, थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग क्या घुमाए हैं, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज। घुमाए नहीं है, घूम गया है। यानी इंसिडेंट रे को अगर हम घुमाए क्या, थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूम गया है, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज से। तो हम कह सकते हैं कि मिरर को फिक्स रख के अगर हम इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं, मिरर को फिक्स रख के अगर हम इंसिडेंट रे को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो जितना एंगल से हम इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, ऑर्डर अपोजिट होगा। अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सॉरी हाँ, इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग लिख सकते हैं कि कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, मिरर को आप फिक्स रखिए भाई। इफ इंसिडेंट रे, if incident ray is rotated, if incident ray is rotated by an angle theta, इंसिडेंट रे को कितना एंगल से घुमा रहे हैं हम, थीटा से, देन तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, देन रिफ्लेक्टेड रे will also rotate थ्रू सेम अमाउंट ऑफ एंगल, यानी थ्रू सेम एंगल, उसी एंगल से वो भी रोटेट करेगा, थ्रू सेम एंगल, थ्रू सेम एंगल, बट इन अपोजिट ऑर्डर, बट इन अपोजिट ऑर्डर, बट इन अपोजिट ऑर्डर और डायरेक्शन, लेकिन किस में, अपोजिट ऑर्डर या डायरेक्शन में वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। दिस इज द रूल, आपको याद रखना है। छोटा मोटा एग्जाम्पल आप कर सकते हैं यहाँ पे आके, जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया आपका इस तरीके से, देख रहे हैं ना, एक प्लेन मिरर दे दिया गया और कहा गया ये आपका इंसिडेंट रे है भाई, ऐसे इंसिडेंट रे आया जो भी है, और ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया, आई बराबर आर का पालन करते हुए क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, कुछ भी एंगल बना रहा होगा। अगर कहा गया कि इंसिडेंट रे को कि ये 2 डिग्री घूम रहा है, कितना घूम रहा है इंसिडेंट रे, 2 डिग्री, तो इंसिडेंट रे अगर 2 डिग्री घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूमेगा भाई, तो देखिए इंसिडेंट रे घूम रहा है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री किधर घूम रहा है, 2 डिग्री ये घूम रहा है आपका किस डायरेक्शन में, 2 डिग्री घूम रहा है ये क्लॉकवाइज, देखिए ना 2 डिग्री ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये 2 डिग्री कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल बन गया होगा, मतलब समझ गए होंगे आप। ऐसे भी देखिए अगर ये दोनों एंगल बराबर है, आई बराबर आ रही है, तो जैसे ही इसको 2 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला जो है 2 डिग्री घट जाएगा नॉर्मल से, तो ये इसको भी 2 डिग्री घटना होगा नॉर्मल से, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक का ऑर्डर घुमाने का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरे का क्या है, क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दे दिया जाए आपसे, ये आपका प्लेन मिरर दे दिया गया, और इस प्लेन मिरर में क्या किया गया है, एक इंसिडेंट रे लिया गया इस तरीके से, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। आप देख रहे होंगे ये दोनों एंगल तो बराबर होता है, बताने की जरूरत नहीं है। इंसिडेंट रे को मान लीजिए घुमा दिया गया 4 डिग्री से इधर, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा, तो समझदार है आप लोग, समझते होंगे बात को, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा उतना ही अमाउंट ऑफ एंगल से, कितना से, 4 डिग्री से। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह का जो है आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए।
क्योंकि ये अभी आप आइसोलेट करके पढ़ रहे हैं, अभी आप रोटेशन ऑफ मिरर पढ़ेंगे, दोनों मिला के भी सवाल दोनों को घुमा दिया जाएगा, इंसिडेंट रे को भी और मिरर को भी। तो उस समय ये कॉन्सेप्ट आपको अलग से लगा के काम करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मिरर के रोटेशन के इंसिडेंट रे के रोटेशन के बाद अब हम लोगों को मिरर का रोटेशन देखना है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको दिमाग नज़र बोर्ड पे एकदम गड़ा के रखना है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाइएगा। बाकी रूल बहुत आसान है, एक रूल बता देंगे अंतिम में कंक्लूड करके, लेकिन तरीका क्या है, किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ये खूबसूरती सीखना जरूरी है, इसको फील करना जरूरी है, फिजिक्स को फील करिए। तो देखिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लेन मिरर है, ये क्या है आपका प्लेन मिरर। तो ये जो आपका प्लेन मिरर है, ध्यान देना है आपको यहाँ पे, तो ये एंगल फाई और ये भी एंगल क्या है फाई। तो फाई और फाई जो है आपका क्या है, दोनों सेम है, आई बराबर आर, फाई फाई लिख दिए, इतना तो हम लोग फील कर ही सकते हैं ना। अब देखिए बाबू, मिरर को रोटेट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है मिरर को रोटेट करना है कि इसी में हम फिगर बना देते, इसको फिक्स रखना है, इसको बदलना नहीं है, इसको बदलना नहीं है। अब मिरर को रोटेट करेंगे, तो मान लीजिए कि आप मिरर को इधर रोटेट किए थीटा डिग्री से, तो जब इधर रोटेट करिएगा थीटा डिग्री से तो क्या होगा, देखिए भाई, अब हम बना रहे ब्लू मार्कर से बना रहे रोटेशन के बाद वाला सीन, जब रोटेट कर दिए हैं तो ब्लू मार्कर से जो बना रहे वो रोटेशन के बाद वाला सीन है। तो अब ये मिरर हो गया आफ्टर रोटेशन बिफोर रोटेशन, कितना एंगल से रोटेट हुआ है थीटा। तो कहेगा कि मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट हो जाएगा, तो इंसिडेंट रे तो फिक्स है, ये आपका इंसिडेंट रे फिक्स है आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अभी इसको R1 कह देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे 1 नेमिंग दे दिए हैं। ये आपका क्या है, ये है आपका आई, और इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं भाई, इसको कह दे रहे हैं हम लोग R1, इसको हम लोग कह दे रहे हैं R1। अब जब ये रोटेट करेगा तो यहां रहेगा नहीं, क्योंकि यहां पे रहेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वायलेट हो जाएगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वायलेट ना हो इसके लिए इसको भी रोटेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये कितना रोटेट किया होगा, तो अब रिफ्लेक्टेड रे यहां पहुंच गया, देखिए ऐसे। अब ये कितना होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे के रोटेशन के बाद वाला मामला है, दिस इज आफ्टर रोटेशन, रोटेट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे यहां पहुंच गया, और ये बिफोर रोटेशन, ये रोटेशन के पहले का मामला था, जब मिरर को रोटेट नहीं किए थे तब ऐसे हो रहा था। तो मान लिए कि रिफ्लेक्टेड रे जो है आपका डेल्टा एंगल से रोटेट कर गया, वो यही बताना है कि इसको थीटा से घुमाएं तो ये डेल्टा कितना होगा। तो जब ये डेल्टा का आप बात करिएगा ना, तो ये डेल्टा का जब आप बात करिएगा तो यही आपको फाइंड करना है कि मिरर को जब थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से घूमेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से घूमेगा, या शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं बिफोर रोटेशन, रोटेशन के पहले का मामला है ये। तो कितना से घूमेगा ये भाई कैसे पता करेंगे हम, तो कैसे पता करेंगे, जो देखिए, अब जब ये घुमाएंगे तो नॉर्मल अभी यहाँ पे है, लेकिन अब जब घुमाएंगे तो नॉर्मल पे चर्चा करिएगा, तो नॉर्मल अब यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि पहले समझ लीजिए कि ये मिरर है और ये नॉर्मल है, देख रहे हैं ना। अब मिरर को जब घुमाए थीटा से तो नॉर्मल भी ऐसे घूम जाएगा, तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल कहीं ना कहीं यहां पहुंच जाएगा। ये N2 है, ये क्या है आपका N2 है। तो ये जब आपका N2 यहां पे बन रहा है, ध्यान दीजिए, ये जब यहां पे N2 आपका बन रहा है, तो N2 जो है अब इसका पहले एंगल था इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ फाई, चूंकि ये थीटा घूम गया है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, थीटा प्लस फाई। तो इंसिडेंट रे अब नॉर्मल के साथ थीटा प्लस फाई बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या बनाएगा, थीटा प्लस फाई। ये आई बराबर आर का पालन करेगा। मिरर को हम घुमाए थीटा से तो नॉर्मल भी थीटा से घूम जाएगा, नॉर्मल कितना से घूमेगा, थीटा से, और नॉर्मल थीटा से घूमेगा तो अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल पहले फाई बन रहा था, तो अब थीटा प्लस फाई होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा प्लस फाई, आई बराबर आर से। तो इसके बाद देखिए क्या है कि आपको डेल्टा निकालना है, तो आप मान लीजिए ना, इसको कह दीजिए आई, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं बी, और इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं सी, इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं सी। तो ये जो एंगल देख रहे हैं आई बी और क्या सी, ये जो देख रहे हैं क्या आप आई बी और सी,
तो ये जो आई बी एस सी देख रहे हैं इसमें आप क्या देखिएगा, ये और ये, तो इसमें फाई प्लस फाई और प्लस क्या है डेल्टा, फाई प्लस फाई और प्लस डेल्टा, यही एंगल है भाई। तो लिखिएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या, फाई प्लस फाई और प्लस डेल्टा, मतलब 2 फाई प्लस डेल्टा। और एंगल ए बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, ये फाई प्लस फाई प्लस डेल्टा, और जो एंगल ए बी सी है उसको आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए जो एंगल ए बी सी नहीं, एंगल आई बी सी, एंगल आई बी सी को आप ये लिख दिए फाई प्लस डेल्टा, तो क्या हो गया 2 फाई प्लस डेल्टा। तो 2 फाई प्लस डेल्टा जब लिख दिए हम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो है आपका, ये हो गया आपका थीटा प्लस फाई, और ये क्या हो गया थीटा प्लस फाई। यहां से यहां का एंगल थीटा प्लस फाई, और यहां से यहां का एंगल क्या थीटा प्लस फाई। तो क्या लिख दीजिएगा 2 थीटा, थीटा प्लस फाई, देखिए यहां से यहां का एंगल थीटा प्लस फाई, और यहां से एक एंगल थीटा प्लस फाई। तो क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाई, 2 थीटा प्लस 2 फाई, तो 2 फाई से 2 फाई कट गया, तो डेल्टा बराबर क्या आ गया 2 थीटा। समझे क्या कॉन्सेप्ट है, बस ज्योमेट्री था भाई। इसको जब हम घुमाए, किसको, जब इसको मिरर को घुमाए थीटा से, मिरर को घुमाए थीटा से, तो मिरर को थीटा से घुमाए तो नॉर्मल भी घूम गया थीटा से। अब नॉर्मल थीटा से घूम गया तो पहले इंसिडेंट रे नॉर्मल से फाई एंगल बना रहा था, तो अब कितना बनाएगा थीटा प्लस फाई। तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से कितना बनाएगा थीटा प्लस फाई बनाएगा ना। तो अब है कि रिफ्लेक्टेड रे का ओरिजिनल पोजीशन, ये रोटेशन के पहले और रोटेशन के बाद, तो कितना एंगल से रिफ्लेक्टेड रे घूम गया जब मिरर को हम थीटा से घुमाए। तो सिंपल ज्योमेट्री है, आई बी सी एंगल ले लीजिए। तो आई बी सी एंगल लीजिएगा तो क्या कहिएगा फाई प्लस डेल्टा। तो फाई प्लस डेल्टा किसके बराबर है, और थीटा प्लस फाई और थीटा प्लस फाई। तो 2 थीटा प्लस फाई, 2 फाई माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या है 2 फाई। और देखिए जिस डायरेक्शन में मिरर घुमा है उसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे भी घुमा है, ये दोनों का ऑर्डर भी क्या है आपका सेम है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप मिरर को घुमाते हैं थीटा डिग्री से या एक्स डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड रे दुगना अमाउंट से घूमेगा उसी डायरेक्शन में, यानी थीटा से घुमाइएगा तो 2 थीटा से घूमेगा सेम डायरेक्शन में। मिरर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगा दुगना अमाउंट से। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे if the mirror is rotated, if the mirror is rotated by an angle, rotated by an angle theta, then a reflected ray will rotate, then reflected will rotate by angle 2 theta, by angle 2 theta in the same direction, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन या सेम ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप कहिएगा ये बात आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख तो बहुत मजा में आप पढ़ते, कहते ये तो बहुत आसान है रट लेंगे आप, लेकिन रटने से पहले कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन नहीं होता, क्वेश्चन का मतलब होता है थिंकिंग एप्टीट्यूड। अगर आप जेई मेन या एडवांस या नीट के एग्जाम में बैठते हैं, खास करके जेई मेन और एडवांस के एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, नीट में तो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन जेई मेन और एडवांस का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा, एडवांस का खास करके एडवांस की अगर बात करें, तो वहां पे सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं। बता देते कि इसको थीटा से घुमाएंगे 2 थीटा से घूमेगा सेम डायरेक्शन में, बुक का हो सकता है सारा क्वेश्चन बना लेते, लेकिन एक अच्छा बुक पकड़िएगा तो आप फंस जाइएगा, किसी भी तरीके से रोटेट करके पूछा जाएगा। तो ये सारा बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको ध्यान देगा, अच्छा हम ये बात पढ़े हैं, ये सब लोग बताने से कोचिंग देखिएगा, आप किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, आप देखिएगा कि लोग प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन के टॉपिक को स्किप कर देते हैं, बहुत कम पढ़ाते हैं, ना के बराबर। आपको यहाँ इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं, क्वेश्चन मिलेगा आपको, जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें कहिएगा कि ये तो पढ़ाया नहीं गया था, इसीलिए कोई भी चीज छोड़ा नहीं जा रहा है, सब चीज को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब जब रूल जान गए तो घटिया घटिया सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मिरर है ना, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। कहेगा कि मिरर को घुमा दिया हम कितना से 2 डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूमेगा
इसको फिक्स रखें, ये क्या है भाई फिक्स, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूमेगा, उसी डायरेक्शन में 4 डिग्री से, उसी डायरेक्शन में कितना से 4 डिग्री से। उसके बाद क्या है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये मिरर है, मिरर को कहेगा कि मिरर को घुमा दिए इधर हम 4 डिग्री से, ये 3 डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा भाई, तो रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में घूमेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में घूमेगा कितना से 6 डिग्री से, दुगना से, लिखे ना 2 थीटा, ये वही बता रहा है आपका। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है सवाल में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मेडिकल में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंसिडेंट रे है भाई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, जान रहे होंगे आप, कोई नई बात नहीं है। इंसिडेंट रे और क्या है रिफ्लेक्टेड रे। क्या करेगा कि इसको घुमा देगा 2 डिग्री से मिरर को, और इसको घुमा देगा 1 डिग्री से। अब कहेगा बताइए रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, तो जैसे वेलोसिटी वाले में किए थे उसी तरीके से बनाएंगे। अगर मिरर को 2 डिग्री से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में घूमेगा कितना से, दुगना एंगल से, तो कितना से घूम जाएगा ये 4 डिग्री से। अब इंसिडेंट रे भी घूम रहा है, ये भी फिक्स नहीं है, तो इंसिडेंट रे अगर 1 डिग्री से घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका ऑर्डर क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका होगा क्लॉकवाइज, उतना ही एंगल से घूमेगा। तो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूम जाएगा 5 डिग्री से, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। दोनों अगर घुमा रहा है तब भी। अब इस तरह का सवाल मिल गया, मान लीजिए आपको कि ये आपका मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये एंगल आई है, जो भी होगा। अब क्या करेगा कि मिरर को घुमा दिया इधर की तरफ कितना से, मिरर को घुमा दिया इधर की तरफ 2 डिग्री से, और जो इंसिडेंट मिरर को इधर की तरफ घुमा दिया गया 3 डिग्री से, और जो आपका इंसिडेंट रे देख रहे होंगे ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे को घुमा दिया गया मान लीजिए 2 डिग्री से, तो कहेगा बताइए रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूमेगा। तो मिरर अगर 3 डिग्री से घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी के डायरेक्शन में घूमेगा दुगना एंगल से। मतलब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम रखें, मिरर का और इंसिडेंट सॉरी रिफ्लेक्टेड रे का। अब इंसिडेंट रे के कारण, तो इंसिडेंट रे 2 डिग्री घूम रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। 2 डिग्री कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका घूमेगा 2 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज। तो ये वाला इफेक्ट मिरर के घूमने के कारण, ये वाला इंसिडेंट रे के घूमने के कारण, तो नेट जो रोटेशन हो गया वो कितना हो गया 8 डिग्री, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अगर यही एक उल्टा होता, एक क्या होता आपका उल्टा होता, तो हम लोग क्या करते, घटा देते उस समय। तो ध्यान रखना है कि अगर मिरर को फिक्स रखते हैं और इंसिडेंट रे को घुमाते हैं, तो जितना अमाउंट से इंसिडेंट रे घूमेगा उतना ही अमाउंट से रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम लोग इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं और मिरर को घुमाते हैं, तो मिरर अगर जितना अमाउंट से घूमेगा उसके दुगना अमाउंट से रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगा सेम डायरेक्शन में, है ना। ये दोनों रूल ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग करके भी बात क्वेश्चन मिल सकता है, और दोनों मिला के कंपाइल करके भी देखिए आपको क्वेश्चन करा दिया गया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए तो अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है अ मिरर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर एंड इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। एक मिरर है जिसको हम लोग स्फीयर के सेंटर पे रखे हैं, और स्फीयर के सेंटर पे रखे हैं तो वो रोटेट कर रहा है, उसका एंगुलर स्पीड कितना है आपका ओमेगा ऑन द मिरर एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्या लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे फॉल इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन द मिरर एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, फाइंड आउट द लीनियर स्पीड ऑफ द लाइट स्पॉट ऑन द स्फीयर। क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि कह रहा है इस तरीके से कि आपका स्फीयर है, इसके सेंटर पे मिरर रखा हुआ है, इसके सेंटर पे क्या है आपका मिरर रखा हुआ है। आप मान लीजिए कि ये आपका मिरर है ना, ये इसका सेंटर है, सेंटर सी मान लेते हैं, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। एक इंसिडेंट लाइट आके फॉल हो रहा है इस पे भाई, एक इंसिडेंट लाइट आके फॉल हो रहा है सेंटर पे, तो सेंटर पे आके फॉल हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होके आपका इस तरीके से जाएगा, आई बराबर आर का पालन करेगा, और रिफ्लेक्ट होके आपका इस तरीके से क्या होगा जाएगा, ठीक है बात।
तो ये जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो कह रहा है ये जो लाइट स्पॉट यहाँ बनेगा, इसका रेडियस दिया हुआ है, ये इसका रेडियस r है, तो जब यहाँ जाएगा इस पे, तो जब ये लाइट स्पॉट यहाँ बनेगा तो मिरर घूम रहा है ओमेगा से, तो ये लाइट स्पॉट का एंगुलर लीनियर स्पीड क्या होगा? क्या पूछ रहा है? लीनियर स्पीड, एंगुलर नहीं, लीनियर। तो सोचिए अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूमेगा? 2 ओमेगा से। अभी आपको पता है उसी डायरेक्शन में, है ना। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बताए ना, आपको क्या बताया कि अगर मिरर घूम रहा है थीटा से तो इंसिडेंट रे घूम रहा है 2 थीटा से, तो अगर मिरर का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो लीनियर, तो मिरर का, तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा? क्या बोले कि मिरर अगर थीटा एंगल से घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम रहा है, तो मिरर का एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर स्पीड क्या होगा? 2 ओमेगा। खाली डिफरेंशिएट कर देना है आपको। तो इसका लीनियर स्पीड बताना है, एंगुलर नहीं। जो स्पॉट यहां बन रहा है एस मान लेते हैं, इसका लीनियर स्पीड, तो जानते हैं ना लीनियर स्पीड किधर की तरफ होगा? यहाँ पे टेंजेंट के अलोंग भी, यही भी आपको निकालना है। इसका एंगुलर स्पीड तो आपको पता चल गया 2 ओमेगा, तो लीनियर स्पीड क्या होगा? लीनियर स्पीड ऑफ स्पॉट, लीनियर स्पीड ऑफ स्पॉट। तो स्पॉट का लीनियर स्पीड क्या होगा भाई? तो स्पॉट का लीनियर स्पीड क्या होगा? लीनियर स्पीड v होता है, तो v बराबर क्या लिखते हैं? r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा एंगुलर स्पीड। तो r तो रेडियस है ही, यानी दूरी दोनों पॉइंट के बीच का, सेंटर से यहाँ का, और ओमेगा तो कितना है? ओमेगा नहीं, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है स्पॉट का? 2 ओमेगा, क्योंकि मिरर का ओमेगा है तो रिफ्लेक्टेड रे का 2 ओमेगा। तो जैसे जैसे रिफ्लेक्टेड रे मूव करेगा वैसे वैसे ये स्पॉट मूव करेगा, तो स्पॉट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? 2 ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? r और इंटू एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड आपका क्या है? 2 ओमेगा है, तो r इंटू 2 ओमेगा। तो यही आंसर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास रोटेशन ऑफ मिरर, जो हम पढ़े उस पर आधारित। क्या क्वेश्चन है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सारे बुक्स में ये क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा है कि ये जो फिगर दिया गया है ना, ये फिगर में इसको मिटा दे रहे हैं, ये सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। कह क्या रहा है आपसे कि बाई व्हाट एंगल मिरर मस्ट बी रोटेटेड, कितना एंगल से हम मिरर को घुमाएंगे सच दैट द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल, ताकि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो जाए। क्योंकि अभी वर्टिकल नहीं है। कैसे वर्टिकल नहीं है? देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या है कि ये इंसिडेंट रे 30 डिग्री बना रहा है नॉर्मल से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 30 डिग्री बनाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल कर रहा है मिरर को कितना एंगल से रोटेट कर देंगे कि रिफ्लेक्टेड रे जो है आपका वो वर्टिकल हो जाए। इंसिडेंट रे को फिक्स कर रखना है। तो 4 तरीका है इसके लिए। वर्टिकल मतलब समझ रहे हैं ना, ये ऐसे है, इस तरीके से वर्टिकल हो जाए या फिर इस तरीके से वर्टिकल हो जाए। तो देखिए 4 सिचुएशन पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो सब ध्यान से देखिएगा, नजर बोर्ड पे रखिएगा। सॉल्यूशन है बहुत आसान, लेकिन आपको समझना होगा। आंसर रखने का तो बात अलग है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको सॉल्यूशन बड़ा ध्यान से देखना है। तो सिचुएशन 1 क्या है? सिचुएशन 1 हम इसको वर्टिकल करना चाहते हैं ना, तो नजर एकदम यहाँ पे गिद्ध वाला नजर रखिए, बाज वाला नजर रखिए। देखिए पहले जो हकीकत है उसको बयां कर दे रहा है। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे विच इज मेकिंग 30 डिग्री विद द नॉर्मल, एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे विच इज मेकिंग 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं ना बोलती है, हिंदी में तो बताते ही, ठीक है ना। तो देखिए क्या देखेंगे हम कि इंसिडेंट रे और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। तो भाई अब हमारा काम है हम रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल करें। तो वर्टिकल करने के लिए इसको 30 डिग्री घुमाना पड़ेगा। अभी पहला सिचुएशन में ऐसे सोचिए, ये अभी ऐसे है, इसको अगर ऐसे इतना 30 डिग्री घुमा देंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा। तो 30 डिग्री कैसे घूमेगा? जब मिरर को 15 डिग्री घुमाएंगे, क्योंकि बोले ना मिरर को अगर थीटा एंगल से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगा, सेम डायरेक्शन में। तो हमको 30 डिग्री इधर ले जाना है रिफ्लेक्टेड रे को, तो हम मिरर को 15 डिग्री इधर ले जाएंगे ना, 15 डिग्री इधर। तो जैसे ही 15 डिग्री हम ले जाएंगे तो ये क्या होगा? ये इधर चला जाएगा 30 डिग्री, तो मिरर ये 30 डिग्री इधर गया और मिरर 15 डिग्री इधर जाएगा, तभी मिरर 15 डिग्री इधर जाएगा, तभी ये 30 डिग्री इधर जाएगा। तो फाइनली क्या सिचुएशन होगा घुमाने के बाद? देखिए ये है मिरर का इनिशियल पोजीशन, ये
15 डिग्री इधर घुमा दिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे 15 डिग्री घुमाइएगा तो क्या होगा, ये घुमा दिया हम 15 डिग्री भाई। अब मिरर ये रहा, दिस इज द मिरर। ये आपका मिरर हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, मिरर। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को फिक्स रखे हैं भाई, इंसिडेंट रे को हम लोग कुछ उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए। ये इंसिडेंट रे है, वैसे का वैसे ही बना दिए हैं, एकदम सेम टू सेम, जैसे है वैसे ही बना दिए इंसिडेंट रे। अब बात है नॉर्मल का, तो भाई नॉर्मल देखिए ऐसे बनता है, ये नॉर्मल है अभी। एक मार्कर दिखना चाहिए आपको, तो आप कन्फ्यूजन में चले जाइएगा। ये आपका नॉर्मल होगा, इसको रखें, देखिए ये आपका नॉर्मल है ना, नॉर्मल। तो ये जब नॉर्मल है ऐसे, और जब इसको 15 डिग्री घुमा रहे हैं, सोचिए ऐसे है ना, इसको 15 डिग्री घुमा रहे हैं ऐसे, तो देखिए नॉर्मल को देखिएगा, ये नॉर्मल है, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो 15 डिग्री इसको घुमाएंगे तो आपका नॉर्मल अब कहाँ चला जाएगा, नॉर्मल अब जो है आपका इस पे परपेंडिकुलर बनेगा। तो इस पे परपेंडिकुलर आप बनाएंगे तो मिरर को ऐसे घुमाया तो आपका नॉर्मल ऐसे बन जाएगा परपेंडिकुलर। थोड़ा देखिए, ये सामने था और ये इस तरीके से परपेंडिकुलर हो गया इस पे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूम के ऐसे हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल भी घूम गया। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए क्या रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो चुका है, इसको अगर नॉर्मल कह देते तो नॉर्मल डैश है, रिफ्लेक्टेड रे आपका वर्टिकल हो गया है, यानी 30 डिग्री रिफ्लेक्टेड रे घूम गया है। तो पहला जो तरीका है, क्या है पहला तरीका, कि अगर हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल करें तो मिरर को 15 डिग्री घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मैनर। तो जो पहला आंसर हम लोग देंगे यहां से, क्या लिखेंगे कि मिरर को कैसे रोटेट किए हैं, मिरर को रोटेट किए हैं 15 डिग्री, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये पहला जवाब है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है इसमें वर्टिकल करने के लिए, दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, इस रे को ऐसे है ना वर्टिकल, इसको नीचे भी लाके कर सकते हैं, ऐसे वर्टिकल करिए ना, ऐसे करके ऐसे वर्टिकल करिए। तो जब आप इस तरीके से वर्टिकल करिएगा तो कितना घुमाना पड़ेगा, अब ये 30 डिग्री आपको यहाँ पे लाना है, खुद सोचिए, ये पूरा तो 180 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये पूरा 180 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 150 डिग्री। तो अगर आप इसको 150 डिग्री नीचे ले आते हैं घुमा के, तो 150 डिग्री अगर आप नीचे ले आते हैं तो आपका फिर से वर्टिकल हो जाएगा। तो फिर से वर्टिकल जब हो जाएगा तो इसको 150 डिग्री से घुमाने के लिए मिरर को कितना से घुमाना पड़ेगा, खुद सोचिए। इसको दूसरा क्या है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है उसको वर्टिकल बनाने के लिए 150 डिग्री घुमाना पड़ेगा। 150 डिग्री किधर घुमाना पड़ेगा, ऐसे लाना पड़ेगा आपको घुमा के सिचुएशन 2 में। तो जब इस तरीके से घुमा के लाइएगा तो 150 डिग्री आप रिफ्लेक्टेड रे को घुमा रहे हैं, तो मिरर को 75 डिग्री 75 डिग्री उसी डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है। तो मिरर को कितना से रोटेट करेंगे, 75 डिग्री से, है ना। ये 150 डिग्री किस मैनर में, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, तो मिरर को उसी में घुमाएंगे, क्योंकि मिरर जितना घूमेगा उसका दुगना रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा। तो पहला दूसरा सिचुएशन क्या हो गया, 75 डिग्री, 75 डिग्री हम लोग घुमा देंगे क्लॉकवाइज, तब रिफ्लेक्टेड रे 150 डिग्री घूम जाएगा, और 150 डिग्री घूमेगा तो फिर से वर्टिकल हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। अब बात करेंगे सिचुएशन 3। अभी कौन कौन सा पॉसिबल है और कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। क्या क्या सिचुएशन सोचा जा सकता है, प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल होगा, ये हम लोग चारों पढ़ने के बाद करेंगे। अभी चारों आ जाएगा यहाँ पे। अब अगला तरीका वर्टिकल करने का क्या है, अगला तरीका है कि इसको हम यहां से लें और घुमा के ऐसे कर दें। देखिए ये भी तो वर्टिकल हुआ है, तो कितना होगा 330 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री है ही, और यहां ऐसे घुमा देंगे तो 30 और प्लस 330 360 हो गए। तो दूसरा तरीका क्या है रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल करने का, कि अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को 330 डिग्री घुमाने का सोचें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 330 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का सोचें, तब भी वो वर्टिकल, एक तो यहां पे सीधे वर्टिकल हो गया, दूसरा इसको यहां पे वर्टिकल कर दिए, तीसरा यहां से घुमा के ऐसे वर्टिकल कर दिए। तो अगर ये 330 डिग्री वर्टिकल होने के लिए जा रहा है तो मिरर को इसका आधा घूमना पड़ेगा, मतलब ये मिरर के घूमने से ये होगा, तो कितना मिरर घूमेगा, तो 330/2 डिग्री उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो 330 क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, 330 डिग्री है ये, तो
तो 330/2, 330 क्या हो जाएगा 2, तो 330/2 क्या हो जाएगा आपका ये 16, कैलकुलेशन करके भी बता रहे हैं, बेसिक जीरो लेवल, ठीक है ना। तो 16 दूनी 32, 165 डिग्री उसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। और सिचुएशन 4, 4 सिचुएशन। चौथा सिचुएशन क्या है आपका, चौथा सिचुएशन क्या है, एक तो देखिए एक ऐसे घुमा के वर्टिकल कर दिए, और एक और तरीका है, यहां से पकड़िए ऐसे और ऐसे ला के वर्टिकल कर दीजिए, मतलब यहां से उठा के ऐसे लाइए। तो ये हो गया सिचुएशन। देखिए पहला सिचुएशन तो बना दिया है ना, दूसरा सिचुएशन हमारा ये है, तीसरा सिचुएशन हमारा ये है, और चौथा सिचुएशन हमारा ये है। 4 सिचुएशन। पहला तो हम आपको यही डायग्राम बना के बता दिए, ये तो सिंपल था, ऐसे घुमा दिए। सिचुएशन 4, तो सिचुएशन 4 में क्या है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है उसको कितना से घुमाएंगे, खुद सोचिए। तो रिफ्लेक्टेड रे को कितना से घुमाएंगे सिचुएशन 4 में, भाई यहां से ला के और यहां करना है। तो वर्टिकल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका 30 डिग्री और प्लस 180 डिग्री, मतलब 30 डिग्री लाएंगे तो यहां हो गया, ये तो पहला केस है। इसके आगे हम लोग 180 डिग्री और घुमाएंगे, तो 180 और 30 210, 210 डिग्री। तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को कितना से घुमाएंगे, 210 डिग्री। किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मिरर को कितना से घुमाना पड़ेगा, मिरर को घुमाना पड़ेगा इसका आधा, मतलब क्या 105 डिग्री उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। अब आप कहिए इनमें से कौन सा केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कौन सा केस पॉसिबल इसमें से नहीं है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अब। तो क्या होगा भाई कि कौन सा केस इसमें से पॉसिबल है, कौन सा केस पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये तो केस पॉसिबल है भाई, ये तो फटाक से घुमा देंगे, ये पॉसिबल केस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारा पहला आंसर है, तो लिख देते हैं आंसर। 2 आंसर इस क्वेश्चन का, आंसर 1 क्या है, मिरर को कितना से, मिरर से पूछ रहा है ना, मिरर को कितना से, तो 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। केस 2, केस 2 में क्या है भाई मेरे, तो सिचुएशन 2 में क्या है कि जब आप मिरर को 75 डिग्री से घुमा दीजिएगा ना, तो अभी मिरर ऐसे है, और जैसे ही आप मिरर को 75 डिग्री घुमाइएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या, क्लॉकवाइज मतलब आपका इस डायरेक्शन में घुमाइएगा मिरर को, तो जैसे ही उसको 75 डिग्री घुमा दीजिएगा, अभी मिरर ऐसे रखा हुआ है और मिरर ऐसे रखा हुआ है और उस पर इंसिडेंट रे आ रहा है 30 डिग्री से, और मिरर को आप 75 डिग्री घुमा दीजिए, तो 75 डिग्री घुमा दीजिएगा और इंसिडेंट रे को फिक्स रखिएगा। 75 डिग्री घुमा के देखिए, हाथ है तो मेरा नहीं घूम पाएगा 75 डिग्री, लेकिन मिरर को अगर आप 75 डिग्री घुमा दीजिएगा, अभी वो ऐसे रखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, अगर मिरर को आप 75 डिग्री घुमा दीजिएगा तो पॉलिश्ड पार्ट पर रिफ्लेक्टेड रे, पॉलिश्ड पार्ट पर रिफ्लेक्टेड रे आने लगेगा, सॉरी इंसिडेंट रे पॉलिश्ड पार्ट पे आने लगेगा। अभी तो आ रहा है आपका कहां, अभी आपका आ रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और ये पीछे पॉलिश्ड है, लेकिन जैसे इसको आप मिरर को 75 डिग्री से घुमाइएगा ना, तो मिरर का पॉलिश्ड सरफेस इंसिडेंट रे की तरफ आ जाएगा, तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, है ना। रिफ्लेक्शन होने के लिए तो पहले उसको फॉल करना पड़ेगा किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो पॉलिश्ड पार्ट पे आ जाएगा, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन 3 में भी यही घटना घटेगा, जब आप मिरर को घुमाइएगा 165 डिग्री से, तो उसमें भी क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे आपका इंसिडेंट रे पॉलिश्ड पार्ट पे आ जाएगा। तो ये दोनों केस पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जब मिरर घूमेगा तो क्या होगा, 75 डिग्री से घुमाएंगे, अब आप ऐसे है रखा हुआ, अब आप सोचिए जब आप इसको 75 डिग्री से इस डायरेक्शन में घुमा दीजिएगा, ऐसे है 75 डिग्री से घुमाइएगा, तो लीजिए ये आपका पॉलिश्ड पार्ट, ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट या पॉलिश्ड पार्ट है, जैसे ही 75 डिग्री से घुमाइएगा तो देखिए पॉलिश्ड पार्ट इधर आ गया, और जब पॉलिश्ड पार्ट इधर पर आग रिफ्लेक्टेड रे पड़ने लगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, सॉरी इंसिडेंट रे पड़ने लगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। वही बात सिचुएशन 3 में भी है। सिचुएशन 3 में क्या है कि कितना से घुमाना है, 165, इसमें भी जब आप 165 से घुमाइएगा तो फिर से वहीं पे पहुंच जाएगा आपका घूम के। तो ये दोनों ये केस पॉसिबल है। 105 डिग्री से घुमाएंगे तो क्या होगा, 105 डिग्री से घुमाएंगे तो ऐसे घूम के, और फिर 105 डिग्री से घुमाएंगे तो क्या होगा कि ये घूमेगा, और 105 डिग्री से जब घूमेगा तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही पड़ेगा। तो ये दोनों केस इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है आपका, सॉरी बार बार रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है वो पॉलिश्ड पार्ट पे पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस केस में रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
और ये केस पॉसिबल है और ये केस पॉसिबल है, तो दो आंसर है, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा आंसर क्या है 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये दो आंसर है हमारा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेगा तो ये दोनों आंसर सही होगा वहां पे। तो ये था आपका एक अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल। किसी भी बुक में ऐसा क्वेश्चन देखे तो डरने का जरूरत नहीं है। दो आंसर क्यों है आपको बता दिए, हालांकि सिचुएशन 4 है, ये दो क्यों नहीं पॉसिबल है ये बता दिया गया। नोट कर लीजिए इसको। देखिए तो ये हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब दो प्लेन मिरर पैरेलल होगा, तो दो प्लेन मिरर पैरेलल होगा तो उस केस में इमेज कैसे बनेगा। तो देखिए, तो आप जानते होंगे कि नंबर ऑफ इमेज जो होता है आपका इन्फिनिटी बनता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेज बनता है। तो आप क्या देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, सब कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ने का चीज़ है, बहुत ही छोटा चीज़, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा। एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिएगा तो सीख जाइएगा। जैसे ये दो प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर और ये दूसरा प्लेन मिरर, दोनों पैरेलल रखे हैं हम। सबसे पहले यहीं से चलते हैं, ये M1 हो गया, ये क्या हो गया आपका M2, दो प्लेन मिरर पैरेलल रखे हैं, ये M1 हो गया, ये क्या हो गया आपका M2 हो गया। तो जब M1 और M2 हो गया तो आप क्या करिएगा यहाँ पे, देखिए इस केस में आप क्या करिएगा कि देखिए, तो ये लाइन इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये लाइन, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। मान लीजिए कि ये है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर 1 से 1 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हैं, ठीक है। मिरर 1 से कितना दूरी पर रखे हैं हम उसको, 1 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हैं। और मिरर 2 से कितना दूरी पर रखे हैं हम उसको, 2 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हैं। इससे 1 सेंटीमीटर, इससे कितना दूरी पर रखे हैं, 2 सेंटीमीटर। अब इमेज बनाना है, तो देखिए नाम तो सुने होंगे इस केस का कि ये इनफिनाइट नंबर ऑफ, ये आपने ये आपका डॉटेड डॉटेड लाइन बनाया है, पता होगा आपको इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। जो भी इमेज बनता है वो एक ही लाइन पे बनता है जो मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये मिरर पे परपेंडिकुलर है। अब देखिए, अब सिंपल सा बात समझिए ना कि अगर आप रे डायग्राम नहीं भी बनाते, हम रे डायग्राम बना के बताएंगे, ये 1 सेंटीमीटर इससे आगे है ना, तो ये से 1 सेंटीमीटर आगे है तो मिरर 1 से, तो इसका इमेज इससे 1 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, कहीं यहां पे बनेगा 1 सेंटीमीटर पीछे। तो देखिए ये आपका I1 हो गया, पहला रिफ्लेक्शन के कारण ये I1 हो गया। अब ये I1 जो हो गया, पहला इमेज बन गया, ये किसके कारण, इसके कारण। तो ये कैसे बना होगा एक्चुअली में, एक रे होगा जो यहां से इस तरीके से निकल रहा होगा ऐसे, और वो इस तरीके से क्या हो गया होगा, रिफ्लेक्ट हो गया होगा। अब ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पड़ा, उसका हम लोग बाद में बात करेंगे। उसी तरीके से जब इस पे पड़ा है तो वही उसी तरीके से यहां भी जाएगा ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट होगा। आई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करके ये क्या होगा, इससे रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो कितना पीछे इमेज बनाएगा, 2 सेंटीमीटर पीछे, है ना। मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट कितना आगे है, 2 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना पीछे बनेगा आपका, 2 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो ये हो गया I1। अब I1 नाम जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना लगे, इसीलिए हम लोग दे देते हैं, देखिए डैश जितना भी इमेज में लगा हुआ रहेगा वो सब M1 के लिए, और बिना डैश वाला M2 के लिए। मतलब जिस भी इमेज में डैश लगा हुआ है वो M1 के द्वारा बनाया गया इमेज है, और जिसमें डैश नहीं लगा हुआ है वो M2 के द्वारा। छोटा सा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये I1 डैश, ये I1, मतलब ये आपका किसके कारण, ये आपका मिरर 1 के कारण बना है, और ये किसके कारण बना है, मिरर 2 के कारण। अब होता क्या है कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का केस है। एक मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या बोल रहे हैं, एक मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो I1 डैश जो है, I1 डैश ये मिरर 1 के द्वारा बनाया गया इमेज है, तो ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैसे, देखिए ये मिरर 2 है, इसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका दूरी यहां से 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर पीछे बना है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। लगेगा कि एक रे ऐसे निकल के जा रहा है ना,
और इस तरीके से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये वाला इमेज जो मिरर 1 बना रहा है, ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। और देखिए ये ऐसे मिरर है, रे गया और रिफ्लेक्ट, तो इसका इमेज कहां बनेगा, कहीं यहां पे बनेगा पीछे। ये मिरर 2 के कारण इमेज बना है, तो इसको नाम दे देते हैं I2, डैश नहीं लगाते हैं, है ना। अब देखिए इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द इमेज ऑफ, ये पूछेगा तो क्या, दिस इज इमेज ऑफ I1 डैश, ये I1 डैश का इमेज है, जो कि ये I1 डैश का इमेज है जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, M1 के द्वारा, मिरर 1 के द्वारा, यानी मिरर 1 के द्वारा बनाया गया इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, उसका इमेज यहां बन गया। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा इसके बाद, अब कहिएगा ये कितना दूरी पे बना होगा, तो देखिए ये मिरर 2 के द्वारा बनाया गया इमेज, तो मिरर 2 से कितना दूरी पे होगा, कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट का मिरर से परपेंडिकुलर दूरी कितना है, 2, 1 3 और 1 4, तो ये कितना दूरी पे बन गया है, 4 सेंटीमीटर। मिरर 2 से इसका दूरी 4 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि मिरर 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट है जिसका ये इमेज बना है वो इसे 2, 1 3 1 4 सेंटीमीटर के दूरी पे। अब क्या है, अब देखिए ये वाला जो इमेज मिरर 2 बनाया है, ये मिरर 1 के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लगेगा कि मिरर 1 पे ऐसे रे आ रहा है इससे निकल के, और मिरर 1 तुरंत ही इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जैसे ही मिरर 1 इसको रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, देखिए यहां पे कहीं बनेगा, इसको I2 डैश कर देते हैं, यानी ये दूसरा इमेज मिरर 1 के द्वारा, दूसरा इमेज मिरर 1 के द्वारा बनाया गया, और ये दूसरा इमेज मिरर 2 के द्वारा बनाया गया। डैश लगा दिए मतलब ये दूसरा इमेज मिरर 1 का, और डैश नहीं लगाया मतलब दूसरा इमेज मिरर 2 का। तो इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन किया है, I1, कौन काम किया है, I1। तो ये किसका इमेज है, एक्चुअली में ये इमेज है I1 का, जो कि मिरर 2 का क्या था, इमेज था। मिरर 2 का क्या था, इमेज, वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया और उसका इमेज यहां बन गया। अब कहिएगा ये कितना दूरी पे बना है, तो देखेंगे ये कि ये किसका इमेज है, ये I1 का इमेज है, I1 का इमेज बना है, मिरर 1 बनाया है, तो मिरर 1 से I1 का दूरी कितना है, तो 2 और 2 4 और कितना 1 5, तो यहां से यहां का दूरी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बड़ा लग रहा है देखने में, 5 सेंटीमीटर छोटा लग रहा है, एक्चुअली में क्या है कि स्केल नहीं है हमारे पास, इसीलिए लाइन थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जा रहा है, इसीलिए ये चीज आपको दिख रहा है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी आप कहिएगा क्या, मिरर 1 और मिरर 2 लिख दे रहे हैं। मिरर 1 के कारण पहला इमेज कितना दूरी पे बना है, 1 सेंटीमीटर पे, देख लीजिए 1 सेंटीमीटर पे। मिरर 2 के कारण पहला इमेज कितना पे बना है, 2 सेंटीमीटर पे। मिरर 1 के कारण दूसरा इमेज कितना दूरी पे बना उससे पीछे, 5 सेंटीमीटर पे, और मिरर 2 के कारण कितना पीछे बना है आपका, 4 सेंटीमीटर पे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है, अब ये दोनों जो इमेज बन गया वो फिर से, ये जिसका इमेज है, जिसके लिए जो ये इमेज बनाया है, कौन बनाया है, M2, है ना, तो ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये इमेज कौन बनाया है, ये इमेज कौन बनाया है, M1, तो ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो देखिए अब ये जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये वाला, तो देखिए यहां से गया ऐसे, देखिए रिफ्लेक्ट यहां गया, जैसे यहां पे पड़ेगा ये क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और ये जब रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है, तो देखिए इसका इमेज आपका पीछे की ओर बनेगा कहीं यहां पे। अब यहां पे I3 लिख रहे हैं, क्यों, डैश नहीं लगाए, क्योंकि ये वाला इमेज कौन बनाया है, मिरर 2, किसका, I2 डैश का। तो ये किसका इमेज है, दिस इज द इमेज ऑफ I2 डैश, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, I2 डैश, जो कि इमेज बनाया गया है किसके कारण, मिरर 1 के कारण। तो कितना दूरी पे होगा भाई ये वाला, तो जितना दूरी पे ये है, तो इससे ये कितना दूरी पे है, मिरर 2 से ये वाला I2 जो ऑब्जेक्ट का काम किया, देखिए यहां से गया है ऐसे और रिफ्लेक्ट हो, इसको पीछे मिलाए हैं तो यहां पे मिला है, तो कितना दूरी पे, तो देखिए 2 और 1 3 और 5 8, मतलब इससे 8 सेंटीमीटर पीछे, इससे कितना पीछे, 8 सेंटीमीटर। तो मिरर 2 का जो अगला जो इमेज बन गया वो कितना बन गया आपका, 8 सेंटीमीटर उसके पीछे बन गया, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम ये किया। अब जब ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा किसके लिए, M1 के लिए। तो M1 के लिए जब ये I2 ऑब्जेक्ट होगा, तो देखिए इससे जो रे निकल रहा है ऐसे जाएगा, थोड़ा सा मिरर को बड़ा बनाते हैं ताकि हम उससे स्ट्राइक करा सकें, है ना,
तो देखिए यहां से गया इस तरीके से रे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे गया और यहां से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा तो इसको हम मिलाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, मिरर वन जो है, मिरर वन के लिए ये I2 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसका इमेज बनेगा जब हम इसको पीछे मिलाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तब। तो इसको हम नाम दे देते हैं I3 डैश, यानी ये मिरर वन के कारण पहला इमेज, मिरर वन के कारण दूसरा इमेज, मिरर वन के कारण तीसरा इमेज, मिरर टू के कारण पहला इमेज, मिरर टू के कारण दूसरा इमेज, मिरर टू के कारण तीसरा इमेज। ठीक है, कितना दूरी पे ये बनेगा तो देखेंगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? I2। तो I2 कितना दूरी पे, देखिए I2 का दूरी इससे कितना है? 1 और 2 3 और 4 कितना? 7। तो 7 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट है, तो ये भी कितना सेंटीमीटर बनेगा? 7 सेंटीमीटर, है ना। तो कितना सेंटीमीटर बनेगा ये? 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया आपका? 7 सेंटीमीटर। 3 और 3 के बारे में अब सोचिए, इस तरीके से अनंत बनते चला जाएगा। आप कहिएगा अनंत का, आप तो मेरे, तो ये हम मान लीजिए हम यहां से रे बनाते हैं और छोटा बनाते हैं और ज्यादा रिफ्लेक्शन होता, तो बहुत पॉसिबिलिटी इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो आप ऐसे रे डायग्राम बना के कैसे पता करिएगा? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, अप्रोच है। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि आपको करना क्या है कि जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 3। अब 1 सेंटीमीटर पे क्या बना था? ये 1 सेंटीमीटर पे मिरर वन के कारण इमेज बना है और 2 सेंटीमीटर पे मिरर टू के कारण पहला इमेज। ये फर्स्ट इमेज को बता रहा है, ये सेकेंड इमेज को बता रहा है, ये थर्ड इमेज को बता रहा है, दोनों के कारण उसके पीछे बन रहा है। अब ये वाला जो इमेज बना है मिरर वन के 1 सेंटीमीटर पीछे, मिरर वन के 1 सेंटीमीटर पीछे, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मिरर टू के लिए, और इसका जो इमेज है वो कहां बन रहा है? यहां पे कितना दूरी पे? 4 सेंटीमीटर पे। मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये है, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसका इमेज बन रहा है यहां पे। उसी तरीके से इसको देखिए, ये 2 है, तो ये 2 सेंटीमीटर क्या है? ये जो इमेज बनाया है मिरर टू, अपना पहला इमेज जो बनाया है इसका 2 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो इमेज बनाया है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देखिए इसका इमेज कहां बना है, कितना दूरी पे बना है? इससे 5 सेंटीमीटर। यानी इसका जो इमेज है वो ये है, यानी पहला इमेज ये दोनों बन गया। अब ये वाला इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा और वो ये वाला इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसका इमेज इस मिरर के पीछे बनेगा। उसी तरीके से ये वाला जो इमेज है वो मिरर वन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और मिरर वन के 5 सेंटीमीटर पीछे उसका इमेज बनेगा। तो उसी तरीके से ये जो इमेज बना है जो कि 5 सेंटीमीटर पीछे है, देखिए जो कि 5 सेंटीमीटर पीछे है, ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसका इमेज कहां बन रहा है? मिरर टू के कितना पीछे? 8 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज ये हो गया। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए ये मिरर टू के कारण दूसरा इमेज है 4 सेंटीमीटर पीछे, तो 4 सेंटीमीटर पीछे। अब ये वाला जो इमेज है ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसके लिए, और इसका इमेज कहां बन रहा है? देखिए ऐसे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर कितना? 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो है वो ये है, यानी एक के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब कहिएगा कि इसमें ट्रिक क्या है? तो देखिए ट्रिक क्या है, 2 और 1 3, 2 और 1 क्या हो गया? 3। केवल ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 3 हो गया। अब 3 3 जोड़ के और क्रॉस में लिखते जाइए। क्रॉस में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये दूसरे के कारण क्या बनेगा? दूसरे के लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, और उसका इमेज देखिए यहां पे बन रहा है। तो देखिए 2 और 1 3, इसमें 3 जोड़िए 4 हो गया, इसमें 3 जोड़िए 5, इसमें 3 जोड़िए 8, इसमें 3 जोड़िए 7। अब चौथा इमेज पूछता तो इसमें 3 जोड़िए 10 और इसमें 3 जोड़िए 11। पांचवा इमेज पूछता है तो इसमें 3 जोड़िए 14, इसमें 3 जोड़िए 13। इस तरीके से 3 3 जोड़ के और मिरर 1 मिरर 2 मिरर 3 के कारण जो भी इमेज पूछे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब कर लेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? तो काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है वो। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? इन्फिनिटी होगा यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखना है इस केस में। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेज का यही कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करिए भी, और एग्जांपल करेंगे तो क्लियर होगा। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन में क्या है ना
एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, तो समझाने के लिए मैं आपको रे डायग्राम बना के बताया, बिना रे डायग्राम बनाए भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है, ठीक है। कह दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कितना दूरी पे है, 3 सेंटीमीटर का, और यहाँ से इसका दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। कैसे होगा इमेज फॉर्मेशन? तो मिरर 1 और मिरर 2 लिख दिए। जो पहला ऑब्जेक्ट है वो तो पहला इमेज तो जानते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर आगे है, तो 3 सेंटीमीटर पीछे बन गया, ये I1 हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी I1 हो गया। इसमें डैश लगा देते हैं, जिसमें भी डैश लगा दिए, पहला इमेज M2 के कारण और पहला इमेज M1 के कारण। तो ये कितना दूरी पे बन गया? 4 सेंटीमीटर, और ये कितना दूरी पे बन गया आपका? 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर और ये क्या? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? पहला इमेज। अब क्या करना है? 4 और 3 जोड़िए, कितना होगा? 7। इसमें 7 जोड़ के इधर लिखिए 10, इसमें 7 जोड़ के 11। क्यों 7 जोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं? इसलिए 7 जोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं कि ये 4 और 3 7 हो गया। ये वाला जो इमेज है, ये इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये वाला इमेज जो है 3 सेंटीमीटर, ये वाला ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, और उसका इमेज कहां बनेगा? मिरर 2 के 10 सेंटीमीटर पीछे। ये वाला जो इमेज है वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उसका इमेज कहां बनेगा? उसकी 11 सेंटीमीटर पीछे। तो दूसरा इमेज हो गया दोनों के कारण। तीसरा इमेज क्या है? 7 जोड़ना है ना, ऊपर वाला बस 4, ये नहीं कि इसको जोड़ दीजिएगा। 4 और 3 7 7 जोड़ते चलिए, 11 और 7 18, 10 और 7 17, 17 और 7 क्या? 24, और 18 और 7 25, 25 और 7 कितना होगा? 32, 25 और 7 क्या होगा? 32, और 24 और 7 क्या होगा? 31। इस तरीके से आप देखिएगा कि जो है इमेज जो है मिरर 1 के कारण पहला इमेज, मिरर 2 के कारण पहला इमेज, मिरर 1 के कारण दूसरा इमेज, मिरर 2 के कारण दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज, पांचवा इमेज, इनफिनाइट तक ये काम हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर दो प्लेन मिरर पैरेलल रखा हुआ है एक दूसरे के, तो नंबर ऑफ इमेजेज इन्फिनिटी होगा, और आपसे 100वां इमेज नहीं पूछेगा कभी, ये ध्यान रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 50वां भी नहीं पूछेगा, तो आप करते रहिएगा। चौथा पांचवा तो तुरंत बता सकते हैं। कहेगा कि मिरर 2 के कारण चौथा इमेज कहां पे बनेगा, तो कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मिरर 2 के कारण चौथा इमेज उसके 24 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, पीछे ही बनना है। मिरर 2 के कारण पांचवा इमेज, मिरर 1 के कारण पांचवा इमेज कहां बनेगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 31 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन जो है गलती हो जाता है आप लोगों से। क्या करेगा ना कि दो प्लेन मिरर पैरेलल ही लेगा। जैसे एक प्लेन मिरर इस तरीके से ले लिया और दूसरा प्लेन मिरर इस तरीके से ले लेगा। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब कहेगा कि कितना इमेज बनेगा, तो यहां पे इन्फिनिटी नहीं बोलिएगा। कारण क्या है कि अगर इससे रे निकलेगा, यहां से रे निकला ऐसे और ऐसे गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ। आपको पता है कि हमेशा इसी लाइन पे बनेगा, परपेंडिकुलर लाइन पर ही बनेगा। तो इसको आप पीछे करके क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। तो ये पहला इमेज बन गया I1। उसी तरीके से रे ऐसे निकलेगा यहां से और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पीछे मिलाइएगा, यहां पे बनेगा I2। अब बताइए, अब ये रे को टकराने के लिए कुछ है नहीं, तो अब रिफ्लेक्शन इसके बाद रुक जाएगा। इसको भी अब है ना, फील्ड ऑफ व्यू से बाहर निकल गया, नहीं मिलेगा। तो फाइनली कितना इमेज बन गया, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, 2 होगा। 2 ही है पैरेलल, लेकिन 2 बनेगा। शर्त है कि पैरेलल होने के बाद भी क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है एक मिरर के द्वारा, वो दूसरे मिरर पे स्ट्राइक करना चाहिए, उसके फील्ड ऑफ व्यू में आना चाहिए। ये फील्ड ऑफ व्यू से बाहर निकल गया, ठीक है। तो हर हाल में कितना इमेज बनेगा इस केस में, 2। अगर फील्ड यहाँ पे क्या है कि एक निकला यहां से ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है, इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है भाई, है ना, इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है, तो अपना होते चलेगा काम। वहां फील्ड ऑफ व्यू से बाहर निकल गया दूसरे मिरर के, तो रिफ्लेक्शन रुक जाएगा, आगे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो बस जितना 2 इमेज जो दिखाई दे रहा है भाई, 2 इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, नोट करिए इसको। अब हम बात करेंगे, जब 2 प्लेन मिरर पैरेलल रखा होता तो बात कर लिया। अब बात करेंगे 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड हो गए एक दूसरे पे, तो हम लोग क्या करते हैं। तो इसके लिए बचपन में हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, 360/θ निकाल के ऑड इवन चेक करते हैं। लेकिन आज हम एक जनरल कॉन्सेप्ट करेंगे, एक जनरल अप्रोच होगा हमारा। वो जनरल अप्रोच क्या होगा, जो देखिए
जैसे कि फॉर टू इंक्लाइंड मिरर्स, फॉर टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर, जब दो प्लेन मिरर क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। तो दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड जब होगा तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो इंक्लाइंड प्लेन मिरर जब होगा तो क्या करिएगा, देखिए इंक्लाइंड प्लेन मिरर में हम लोग क्या करेंगे कि ये एक प्लेन मिरर हो गया, देखिए दो प्लेन मिरर आप देख लिए यहां पे क्या है, एक प्लेन मिरर M1 है, दूसरा प्लेन मिरर क्या है M2। इसमें आप जानते होंगे कहेगा एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया गया, जैसे मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अगर एक ऑब्जेक्ट हम यहां रख दिए, लेट अस सपोज ये एंगल अल्फा है और ये एंगल क्या है, बीटा, और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है, थीटा, तो ये अल्फा और बीटा है। तो नंबर ऑफ इमेज हम कैसे पता करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 जो आप 10th में पढ़ के आए पहले वो बता देते हैं हम। स्टेप 1 सबसे पहले आप पता करते हैं फाइंड 360 बटा थीटा। क्या पता करते हैं, 360 बाई थीटा। तो 360 बाई थीटा निकालिएगा तो ये दो केस आ सकता है। स्टेप 2 में आपको ये चेक करना है, क्या चेक करना है स्टेप 2 में, कि ये इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है। अगर ये इवन आया है, अगर ये क्या है, इवन आया है, तो अगर ये इवन आया है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, जो 360 बाई थीटा आप निकाल के लाए हैं जो भी है, -1, दिस इज द नंबर ऑफ इमेज। इसको n कर देते हैं, उसमें से एक घटा देंगे, अगर ये 6 आया होगा तो 5 होगा, 4 आया होगा तो 3 होगा। लेकिन अगर ऑड आता है, अगर आप क्या आता है ऑड, तो ऑड आएगा तो आपको देखना होगा, उस केस में ऑड आएगा तो आपको दो चीज गौर करना है। जब ऑड आएगा बाबू तो दो चीज गौर करिएगा। पहला कि इफ अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, अल्फा और बीटा बराबर होगा थीटा बाई 2 होगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है कहां रखा हुआ होगा, एंगल बाइसेक्टर पे, ऑब्जेक्ट एट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ होगा, एंगल बाइसेक्टर पे। तब तो ऑब्जेक्ट जब एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ होगा मतलब ये दोनों बराबर होगा, तब इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज आप निकालिएगा वो बिल्कुल इवन के तरह 360 बाई थीटा और -1, जैसे इवन में आप करते हैं घटाना पड़ेगा, यानी ये सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। मतलब ये केस तब का है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, जब ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ होगा आपका, सिमेट्रिकली रखा हुआ होगा तब। और जब एसिमेट्रिकली रखेगा, एसिमेट्रिकली कहने का मतलब क्या है भाई, कि जब अल्फा और बीटा बराबर नहीं होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब एसिमेट्रिकली रखेगा ऑब्जेक्ट को। तो एसिमेट्रिकली रखेगा, तो एसिमेट्रिकली रखेगा तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, 360 बाई थीटा। जितना ऑड निकल के आया, 5 आया तो 5 ही होगा, 4 आया तो सॉरी 3 आया तो 3 ही होगा। तो इवन आया तो एक घटा देना है, याद रखना। लेकिन ऑड आया तो देखना होगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है मतलब एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो एक घटा देंगे 360 बाई थीटा में से। और अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका कहाँ रखा हुआ है, एसिमेट्रिकली, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं कहीं और, मान लीजिए कि ये एक अल्फा और बीटा बराबर नहीं है इस केस में, तो नंबर ऑफ इमेज सीधे सीधे जो आया है 360 बाई थीटा उसी के बराबर होगा। ये आप 10th में पढ़ के आए। इस पे बहुत कॉमन एग्जांपल है कि मान लीजिए दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो क्या कहिएगा, एक प्लेन मिरर और ये दूसरा प्लेन मिरर। और इवन है तो हमारा टेंशन नहीं है, इवन है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एक घटा देंगे तो इवन आएगा। देखिए थीटा कैसे निकालिएगा, 360 बाई थीटा निकाल के देखिए, तो 360 क्या हो गया, 360 और थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कितना आ गया ये 4, कितना आ गया ये आपका 4, इवन आया। तो जब इवन आ गया तो सीधे सीधे नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, उसमें से एक घटा देंगे 3। अब ये घटाने का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्यों एक घटाएंगे, इसमें एक क्यों नहीं घटाएंगे जब यहाँ पे रखा हुआ होगा तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी सर्कल मेथड से। जो सर्कल का कॉन्सेप्ट है, इमेज फॉर्मेशन इस केस में का सर्कल का कॉन्सेप्ट। एक घटाने का मामला इसलिए कि एक ठो इमेज जो होता है वो कोइंसाइड कर जाता है, बनता इमेज 4 ही है लेकिन 2 इमेज एक ही पॉइंट पे बन जाता है, कोइंसाइड कर जाता है। और कोइंसाइड करने के कारण दिखता 3 है तो हम लोग एक घटा के लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट है।
तो हम लोग जो जनरल मेथड है सर्कल मेथड, उससे हम लोग अभी नंबर ऑफ इमेज निकालना सीखेंगे अगर दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तब। उसके पहले इसको नोट कर डालिए। अब देखिए जैसे 90 डिग्री वाला ही अगर आप केस ले लेते हैं तो दो प्लेन मिरर मान लीजिए 90 डिग्री पे है, ऐसे रख दिया गया। तो दो प्लेन मिरर जब 90 डिग्री पे लेगा तो अभी कितना इमेज बन रहा था 4, दिख कितना रहा था 3। क्यों भाई? क्योंकि कोइंसाइडिंग वाला पॉइंट था। कैसे कोइंसाइड करता है अभी देखेंगे। हो गया, ये दो प्लेन मिरर है M1 और क्या है M2, M1 और M2। अब M1 और M2 है भाई तो क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चूंकि इवन आता है तो हमको एंगल देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं उतना ही आएगा, इवन वाले में कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। कहेगा इमेज कैसे बनेगा, तो देखिए अभी जब तक हम लोग नादान हैं, जब तक हम जनरल रूल नहीं जानते हैं, तो कहेंगे ना कि जो यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी है किसका, ऑब्जेक्ट का, परपेंडिकुलर बनाएंगे। रूल पता है ना, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, उस परपेंडिकुलर लाइन को बैक साइड ऑफ द मिरर एक्सटेंड करेंगे। तो जितना ये दूरी है, ये देख रहे हैं ना, ये इतना है, उतना ही दूरी यहाँ पे आएंगे, उतना ही दूरी क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे बन गया आपका इमेज, जिसको हम लोग I1 कहते हैं। मिरर 1 के कारण पहला इमेज बन गया। उसी तरीके से मिरर 2 के कारण पहला इमेज बनेगा। देखिए ये जो होगा, ये जितना दूरी पे ये है सेम दूरी पे क्या करेंगे, यहाँ भी बनेगा। तो ये हो गया I1 डैश, डैश मतलब इसके कारण। अब ये वाला जो इमेज बना है वो मिरर 2 के कारण बना, ये वाला इमेज बना है मिरर 1 के कारण। तो ये वाला इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में ये होगा। और ये वाला इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम, ये वाला जो इमेज है वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये वाला इमेज मिरर 1 के लिए। तो अब इसका इमेज बना के देखिए, तो देखिए इस मिरर के लिए ये वाला इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो कैसे बनेगा पता है ना, मिरर सामने में नहीं है तो हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे मिरर को और परपेंडिकुलर बनाएंगे, और जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे इसको भी रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, जितना दूरी पे ये है भाई उतना ही दूरी पे क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे। तो यानी इस ऑब्जेक्ट का, यानी जो इमेज बना था वो मिरर 2 के लिए अब ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज यहां बनेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, I2 डैश, I2 कहेंगे, है ना। I2 डैश की I2 क्या कहें, डैश हम लगाए हैं किस में, इसके वाले में, तो इसी के कारण तो बनाए हैं। तो ये I2 डैश, यानी मिरर 2 दो ऑब्जेक्ट, दो इमेज बना चुका है। एक इमेज I1 डैश इस ऑब्जेक्ट का, और एक इमेज I2 डैश इस ऑब्जेक्ट का, जो कि मिरर 1 के कारण ऑब्जेक्ट है, इमेज है। अब इसका बदला चुकेगा किससे, जब मिरर 1 भी मिरर 2 के इमेज को ऑब्जेक्ट मान के उसका इमेज बना देगा। यानी मिरर 2 के द्वारा बनाया गया इमेज मिरर 1 का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या करिएगा, अब ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो कैसे इमेज बनेगा। देखिए अभी तो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो जो हमारा जनरल रूल है वो तो सब जगह ना काम करेगा। क्या करेंगे, मिरर को एक्सटेंड करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, और जितना दूरी पे ये है, जितना दूरी पे क्या है आपका ये देखिए, उतने ही दूरी पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे लगभग ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे क्या बन गया था, I2 डैश भी बन गया है और I2 भी बन गया है। तो 4 इमेज है, गिनती गिनिए 1 2 3 4, लेकिन ये दो देखिए एक ही जगह पे लाई करेगा, इसके ये जस्ट ऐसे सामने। तो इमेज बना है 1 2 3 और 4, लेकिन ये दोनों कोइंसाइड कर गया है। ये दोनों क्या कर गया है, कोइंसाइड। तो नंबर ऑफ इमेज हम क्या लिखते हैं, 3। अब एक चीज पढ़ाएंगे, ये जो इमेज सब आप देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट और इमेज, ये सब एक कॉमन सर्कल के, ये सारा जो इमेज है ये सब एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करेगा। ये सब एक सर्कल के क्या होगा, ये सारा जो है ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करेगा। देखिए एक सर्कल बनाएंगे जिसके सरकमफेरेंस पे ये ऑब्जेक्ट और इमेज लाई करेगा। ये सर्कल आप देख रहे होंगे। यही कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों को सीखना है जनरलाइज वे में, है ना। ऑब्जेक्ट और चारों इमेज जो बना है वो सब इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करेगा। सब इस सर्कल के क्या होगा, सरकमफेरेंस पे लाई करेगा। यही कॉन्सेप्ट है सर्कल का। ये तो 90 डिग्री पे था तो बड़ा आसानी से बना दिए हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री पे था तो बहुत आसानी से बना चुके हैं। अब किसी भी एंगल पे होगा तो हम लोग सर्कल मेथड से कैसे नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं ये हम सीखेंगे। उसके पहले इसको जरूर से बना लें। देखिए क्या है सर्कल कॉन्सेप्ट। तो सर्कल कॉन्सेप्ट क्या है, जो समझिए पहले, अगर दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर है, अगर दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर है
अगर दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है इस तरीके से, जिसका सेंटर जो होगा वो मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और रेडियस ये होगा ऑब्जेक्ट का दूरी इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये रेडियस का काम करेगा। तो क्या कहिएगा, सर्कल कॉन्सेप्ट क्या बताता है यहाँ पे, ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड विल लाई, कहां लाई करेगा, विल लाई ऑन द सर्कल whose center will be, उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, whose center will be the intersection point of mirror, whose circle will be the intersection point of mirror, जिसका जो सेंटर होगा वो मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, एंड रेडियस विल बी, रेडियस क्या होगा, एंड रेडियस विल बी द distance of object from intersection point, distance of object from intersection point, distance of object from intersection point, intersection point से ऑब्जेक्ट का क्या दूरी, रेडियस का काम करेगा। दिस इज द सर्कल मेथड, यही सर्कल का कॉन्सेप्ट है। अब कैसे सर्कल के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बनाएंगे सवालों को, जो देखिए पहले इसको नोट करिए। अब देखिए सर्कल कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे सर्कल पे इमेज लाई करता है और कितना कितना दूरी पे लाई करेगा, कितना कितना एंगल पे लाई करेगा, ये सब कुछ आपको देखना है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले लीजिए, पहले हम सर्कल बना देते हैं क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि सर्कल पे लाई करेगा, तो हम पहले सर्कल बना दिए। और सर्कल जो बना दिए तो देखिए क्या है यहाँ पे कि ये एक प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है, मिरर 1 एंड मिरर 2। ध्यान देते चलना है, एक ऑब्जेक्ट आप यहां ले रहे हैं, ये एंगल 30 डिग्री है और ये भी एंगल 30 डिग्री है ना, दोनों आपका क्या है 30 डिग्री। तो दोनों जब 30 डिग्री पे है तो इस केस में क्या है कि आपको बताना है कि कितना इमेज बनेगा। तो देखिए जो आप नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ते हैं उस फॉर्मूला से के साथ अगर आप काम करिएगा तो सीधे सीधे क्या लिखिएगा, 360/60, दोनों मिरर के बीच का एंगल, ये ऑब्जेक्ट वाला लाइन है तो दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो 6 हो गया। इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, एक घटा देंगे 5, बनेगा 6, एक कोइंसाइड करेगा। उस चीज को देखेंगे कि कैसे कोइंसाइड करेगा और कैसे सर्कल के सरकमफेरेंस पे वो लाई करता है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखना है, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का एंगुलर दूरी होगा वही इमेज का भी एंगुलर दूरी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो देखिए मिरर 1 ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो एंगुलर दूरी ऑब्जेक्ट का मिरर 1 से कितना है 30 डिग्री। तो इसका जो इमेज बनेगा, ध्यान दीजिएगा कितना दूरी पे बनेगा 30 डिग्री पे। ये आपका इस ऑब्जेक्ट का मिरर 1 के द्वारा बनाया गया इमेज, इसको नाम देते हैं I1। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर 2 भी बनाएगा, उसका भी एंगुलर दूरी 30 डिग्री है, उसका भी एंगुलर दूरी क्या है 30। तो देखिए क्या लिखेगा आप यहां से, ये I2 लिखते हैं, ये इसको भी I1 लिखते हैं, I1 डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं I1 डैश, ये दोनों I1 है, यानी ये मिरर 1 के द्वारा बनाया गया पहला इमेज और ये मिरर 2 के द्वारा बनाया गया पहला इमेज। एंगुलर दूरी देखिए ऑब्जेक्ट का मिरर से 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। लिखते चलेंगे, डैश जिसमें डैश लगा देंगे वो मिरर 2 का इमेज रहेगा और जिसमें डैश नहीं लगेगा वो मिरर 1 के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या सिद्धांत है भाई, मिरर 1 के द्वारा जो इमेज बनाया गया है वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और मिरर 2 के द्वारा जो इमेज बनाया गया है वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये दोनों अब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मिरर 2 के लिए, ये ऑब्जेक्ट मिरर 1 के लिए। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है, मिरर 2 के लिए। तो मिरर 2 के लिए इसका एंगुलर दूरी कितना है मिरर 2 से, देखिए ये मिरर 2 है भाई, मिरर 2 से ध्यान दीजिएगा, ये मिरर 2 है ये वाला, तो मिरर 2 से इसका एंगुलर दूरी कितना है 30, 30, 60 और 30 क्या 90। तो इसका जो इमेज ये बनाएगा उसका भी एंगुलर दूरी क्या होगा 90। तो कैसे होगा 90, तो देखिए इधर 30, 30, 60, 30, 90 है,
तो यहां से 90 डिग्री, यहां से क्या करेंगे 90 डिग्री। तो कैसे बनेगा यहां से 90 डिग्री, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग सीधे सीधे, यहां से यहां 30 है ही, यहां से यहां क्या है 30, और यहां से यहां 60 लेंगे। तो ये जब 30 डिग्री है और उसके बाद आपको 60 डिग्री आना है, उसके बाद क्या आना है आपको 60 डिग्री। तो कहीं यहां पे बन रहा होगा, मान लीजिए ये वाला कितना है आपका 60। क्यों 60, क्योंकि ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये 90 डिग्री एंगुलर दूरी है, तो ये भी एंगुलर दूरी क्या होगा 90 डिग्री। तो इसको हम I2 डैश लिख रहे हैं। क्यों I2 डैश लिख रहे हैं, डैश इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये वाला इमेज मिरर 2 बनाया है, यानी ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया और उसका इमेज यहां बन गया। व्हाट इज दिस, दिस इज द इमेज ऑफ I1। ये किसका इमेज है I1 का। अब ये वाला जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कहां पे बनेगा ये, तो देखिए तो कहां पे बनेगा भाई, तो ये वाला ऑब्जेक्ट मिरर 1 से कितना एंगुलर दूरी पे है 30, 30, 60 और 30, 90। तो मिरर 1 से ऑब्जेक्ट का एंगुलर दूरी क्या है 90, तो इमेज का भी एंगुलर दूरी क्या होगा 90। तो इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, यहां पे देखिए, इससे मिरर 1 से कितना पे ये 60 होगा। तो ये पूरा 90 हो गया, तो ये I2 लिख दिए इसमें। क्या लिख दिया I2, बिना डैश वाला है यानी मिरर 1 बनाया। और ये किसका इमेज है, जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये इमेज किसका है I1 डैश का। बनाया कौन है M1। तो पता चल गया ये कितना इमेज हो गया 1 2 3 4। अब देखिए, अब ये दोनों जो इमेज बना फिर से दोनों के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये इमेज किसके द्वारा बनाया गया है मिरर 2 के द्वारा। तो ये किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा मिरर 1 के लिए। तो एंगुलर दूरी कितना है मिरर 1 से इसका, तो कितना है मिरर 1 से इसका एंगुलर दूरी, तो ध्यान से देखिएगा, तो मिरर 1 से इसका एंगुलर दूरी क्या है, ये मिरर 1 है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मिरर 1 से ऑब्जेक्ट का एंगुलर दूरी क्या है, देखिए ध्यान से, मिरर 1 से ऑब्जेक्ट का एंगुलर दूरी है 30, 30, 60, 30, 90 और 60, 150, 150। तो ये 150 है। तो इसका जो इमेज ये बनाएगा मिरर 1 150 पे बनाएगा। तो देखिए 60 और 30 90 और 90 और 60, यानी कहीं यहां पे आएगा, देखिए ध्यान से, यानी यहां से कितना दूरी पे, देखिए ना ये वाला जो है इसका एंगुलर दूरी कितना है, ये वाला कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मिरर 1 के लिए। तो एंगुलर दूरी कितना है 30, 30, 60, 30, 90 और 150 डिग्री। तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी कितना दूरी पे बनेगा 150 डिग्री पे, 30 और 60, 90 और 150 डिग्री बन गया 150 डिग्री पे। तो ये हो गया क्या, ये लिखेंगे हम I3। कौन बनाया है M1, इसीलिए डैश नहीं लगाए है ना। अब ये वाला जो इमेज बना है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इमेज कौन बनाया है, ये किसका इमेज बना रहे हैं जानते हैं ना, ये इमेज बना है इमेज ऑफ I2 डैश, यानी ये ऑब्जेक्ट का काम किया उसका इमेज ये बन गया। अब क्या है, ये वाला जो इमेज है वो इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कहां पे इमेज बनेगा, तो देखिए इससे इसका एंगुलर दूरी क्या है 30, 30, 30, 60, 30, 90 और 60, 150, 150 डिग्री एंगुलर दूरी है मिरर 2 से। तो इससे 150 डिग्री पे क्या होगा, इसके इमेज बनेगा। तो क्या होगा 150 डिग्री, देखिए पहले इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कितना एंगुलर दूरी है 30, 30, 60, 30, 90 और 60, 150, ये वाला 150 है। तो यहां से 150 डिग्री पे इसका इमेज बनेगा। तो देखिए 30 और 60, 90 हो ही गया है, और ये वाला कितना है 60, 150 है ना। ये 30, ये क्योंकि ये 60 है तो ये 30, ये भी क्या होगा 30। तो यहां पे देखिए यहीं पे पहुंच गया फिर से, तो I3 डैश। अभी नहीं, इमेज बना कितना है 1 2 3 4 5 6, ये तो ऑब्जेक्ट, लेकिन ये दोनों कोइंसाइड कर गया, ये दोनों क्या हो गया कोइंसाइड कर गया, और ये दोनों के कोइंसाइड करने के कारण एक ही में गिनती होगा। तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा 5। इसको बार बार देखिए रिवाइंड करके, समझा तो हम दिए हैं लेकिन थोड़ा सा कष्ट होगा आपको। यही है कोइंसाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट, सर्कल में देखिए ऐसे ही इमेज लाई करता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, एंगुलर दूरी सेम लेके चलना है, जितना एंगुलर दूरी पे ऑब्जेक्ट उतना एंगुलर दूरी पे इमेज। हम वही काम किए हैं यहाँ पे, आप अपने से इसको बना के देखिएगा तो ज्यादा अच्छे से फील होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब ये अब कहिएगा कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, तो इसका भी एक छोटा सा ट्रिक रास्ता है। क्या है, मिरर 1 लिखिए और मिरर 2 लिखिए, और मिरर 1 से पहला इमेज कितना एंगल पे बन रहा है
30 डिग्री पे, और मिरर 2 से पहला इमेज कितना पे बन रहा है, 30 पे, है ना। और फिगर में देखिए मिरर 1 से दूसरा इमेज कितना पे बन रहा है, मिरर 1 के कारण जो दूसरा इमेज है वो ये है, तो कितना दूरी पे बन रहा है आपका 90, ये कितना है आपका 90, तो क्या लिखेगा 90, यहां भी कितना बनेगा 90। देखिए मिरर 2 से भी 90 डिग्री पे बन रहा है इसका दूसरा इमेज, है ना, ये दूसरा इमेज है इसका, तो 60 और 30 90, 90 डिग्री पे बन रहा है। उसी तरीके से तीसरा इमेज देखिएगा तो कितना डिग्री पे बन रहा है 150 और 150। तो करना क्या है, ऊपर वाले दोनों एंगल को जोड़ लीजिए, ऊपर वाले दोनों एंगल को जोड़ लीजिए, 30 और 30 क्या हो गया 60, इसमें 60 जोड़िए 90, इसमें 60 जोड़िए 90, 60 60 जोड़ते चलिए, इसमें 60 जोड़िए 150, इसमें 60 जोड़िए 150, तो कहिएगा इसमें तो इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे, इसमें तो 5 ही इमेज बना है। तो करना क्या होता है कि अगर आप इसके आगे 60 जोड़िएगा तो इसमें 60 जोड़िएगा तो 210 हो जाएगा, इसमें भी 60 जोड़िएगा तो 210 हो जाएगा, 60 60 जोड़ दिए 210 हो गया, तो ये 180 से ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉप व्हेन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, जैसे ही 180 पर पहुंच जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो रुक जाइए और रुक के गिनती चालू करिए, इसको नहीं लेना है, जो 180 से बड़ा ये 180 होगा तो उसको नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 गिनती गिनेंगे, 6 आया, गिन के 6 आएगा तो 6 होगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, आपको तो 5 बन रहा है यहाँ पे, 6 होगा कि नहीं, तो ये चेक करेंगे कोइंसाइडिंग वाले केस से। कैसे चेक होगा, तो ऊपर वाला दोनों एंगल और नीचे वाला दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, तो ऊपर वाला दोनों एंगल 30 30 और नीचे वाला दोनों एंगल 150 150, तो 30 30 60 और 300 360। अगर ऊपर वाला दोनों एंगल और नीचे वाला दोनों एंगल जोड़ के 360 आ गया तो समझ जाइए कि दो इमेज को इंसाइड कर गया होगा, तो जितना गिनती गिन के लाए उसमें से एक घटा देंगे। अगर 360 आया ऊपर वाला दोनों एंगल और नीचे वाला दोनों एंगल, फर्स्ट का 2 और लास्ट का जो भी एंगल है जिसको काउंट किए हैं, अगर वो जोड़ के 360 आया तो कहने का मतलब कोइंसाइडिंग है। 360 से बड़ा आ जाए चलेगा, 360 से छोटा आ जाए चलेगा, एग्जैक्ट अगर 360 आए तो कोइंसाइड करने वाला केस है, जितना भी गिनती गिने उसमें से एक घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि कोइंसाइड कर गया। समझ गए बात को। तो ये हुआ सर्कल मेथड, यही सर्कल का कॉन्सेप्ट है। नोट करिए इसको, अभी और क्वेश्चन करेंगे। सारा जो हम लोग उस फॉर्मूला से करते हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सब कुछ यहां पे करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए बात करेगा कि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री है। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या एग्जाम्पल ले लिए कि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री मतलब क्या, कि मान लीजिए ये प्लेन मिरर है M1 और ये एक प्लेन मिरर है क्या M2, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है और ऑब्जेक्ट है। तो कोई जरूरी नहीं है सिमेट्रिकली रखेंगे, एसिमेट्रिकली भी रख सकते हैं। एसिमेट्रिकली कैसे रखेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट को यहां रख दिए, यहां से 10 डिग्री बनाएगा और यहां से 20 डिग्री बनाएगा, एसिमेट्रिकली रख दिए। तो मिरर 1 और मिरर 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, मिरर 1 और मिरर 2। तो मिरर 1 से पहला इमेज 10 डिग्री पे, देख रहे हैं ना ये 10 है तो 10, मिरर 2 से पहला इमेज 20 पे, दोनों को जोड़ दीजिए। वही हिसाब किताब है कि ये वाला इमेज जो बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये तो 10 और 20 क्या हो गया 30, इसमें से 30 जोड़िएगा 40, इसमें 30 जोड़िएगा 50, इसमें 30 जोड़िएगा 80, इसमें 30 जोड़िएगा 70, इसमें 30 जोड़िएगा 100 और इसमें 30 जोड़िएगा 110। ठीक है, इसमें 30 जोड़िएगा क्या होगा, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं क्योंकि आपको फिर दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। देखिए मिरर 1 और मिरर 2, मिरर 1 और मिरर 2, मिरर 1 से 10 और ये 20, 10 और 20 क्या हो गया 30, इसमें से 30 जोड़िएगा 40, इसमें 30 जोड़िएगा 50, इसमें 30 जोड़िएगा 80, इसमें 30 जोड़िएगा 70। देखिए कितना आसान हो गया। जो चीज को हम बहुत अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था तो इसलिए बताया जा रहा है कि जनरल रूल जानना जरूरी है। ट्रिक तो जान ही गए, जनरल रूल भी जानना जरूरी है, नहीं तो पूछ देगा ना कि दो ऑब्जेक्ट के, दो इमेज के बीच का दूरी बताइए। जैसे सर्कल में मान लीजिए कि आ रहा है इस तरीके से, आप 60 डिग्री वाला केस देखें, एक इमेज यहाँ बन रहा है, दूसरा इमेज आपका क्या हो रहा है, एक इमेज यहाँ, अब कहेगा दोनों के बीच का दूरी बताइए, क्या होगा, ये दोनों के बीच का दूरी। तो जब तक आप पूरा डायग्राम नहीं बनाइएगा तब तक नहीं हो पाएगा, इसीलिए पूरा डायग्राम जानना जरूरी है। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें 30 जोड़िएगा 110, इसमें 30 जोड़िएगा, सॉरी इसमें 30 जोड़िएगा 100, इसमें 110, इसमें 30 जोड़ेंगे 140, इसमें 30 जोड़ेंगे 130,
इसमें 30 जोड़ेंगे 160, इसमें 30 जोड़ेंगे 170, इसमें 30 जोड़ेंगे 200, इसमें 30 जोड़ेंगे 190। 180 से ज्यादा वाला तो लेना ही नहीं है। कितना गिनती करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आ गया गिन के? 12। क्या सही में 12 होगा? इवन आया ना, एक घटाना पड़ता है। तो कैसे पता चलेगा कोई इंसाइड कर रहा है? ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला दोनों जोड़ दीजिए। 30 और 160 तो क्या हो गए? 160 और प्लस 30, 20 10 30 और 170। 0 6 3 9 और 7 16 और 1 1 2 और 1 3 360 आया। मतलब कोई इंसाइड कर रहा है, तो एक घटा के आंसर देंगे। क्या करेंगे? एक घटा के आंसर देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि ऐसा ही नहीं, जो 360 से नहीं भी कटता है, जैसे मान लीजिए कि आप दो प्लेन मिरर लीजिए, ये एक प्लेन मिरर और ये दूसरा प्लेन मिरर। वहां देखिए 360 से नहीं डिवाइड होने वाला कोई रूल नहीं बताया। अगर मान लीजिए कि दोनों के बीच का एंगल 50 डिग्री है, 50 डिग्री होगा तो क्या करेंगे? कहीं भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए कि आप ऑब्जेक्ट ले लिए यहाँ पे, ये वाला 20 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है, और कहेगा बताइए कि इमेज कितना बनेगा? तो 50 डिग्री है तो कोई टेंशन नहीं, M1 लीजिए और M2 लीजिए। M1 से कितना दूरी पे? M1 से कितना दूरी पे बात करेंगे भाई? तो M1 से 20 डिग्री और M2 से 30 डिग्री। अब 20 और 30 को जोड़िए 50, इसमें 50 जोड़िएगा 70, इसमें 50 जोड़िएगा 80, इसमें 50 जोड़िएगा कितना होगा? 130, और इसमें 50 जोड़िएगा 120, इसमें 50 जोड़िएगा 170, इसमें 50 जोड़िएगा 180। 180 जो आया उसको नहीं लेंगे, 180 को नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया? 7। क्या सही में 7 होगा? ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला जोड़ के देखिए, तो 30 और 20 50 और 170, 360 नहीं होगा, कोइंसाइड नहीं करेगा। नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? 7। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, इसको नोट करें। देखिए जो भी था प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन अब खत्म हो चुका है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप खुद से बना के ट्राई कर सकते हैं कि जो आप बचपन में रूल पढ़े थे, क्या उस रूल से सवाल बन रहा है ना? ऑड में भी आप लेके देखिएगा, ऑड आएगा, ऑड भी लेके देखिएगा, ऑड में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक लेके देखिएगा और इस रूल को लगा के देखिएगा, सारा सवाल बनेगा आपसे। आप खुद से ट्राई करके देखिए, आपको ज्यादा खुशी होगा उस समय। हम कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं और कुछ आप ऑड वाला लेके देखिएगा जिसमें 360/θ ऑड आता है, ऑड आता है तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक अलग अलग लेते हैं। तो उसको आप खुद से करके देखिएगा, ये रूल लगाइएगा, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको ये खुद से करने आ जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का और असाइनमेंट, शॉर्ट नोट्स और असाइनमेंट अटैच किया गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उससे। ठीक है, थैंक यू।